हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग एसएससी एमटीएस का जो ये प्रीवियस ईयर का बुक आया है उसको हम लोग स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले हम लोग इतिहास के क्वेश्चन को शुरू किए हैं। इसमें पिछला वीडियो में हम लोग सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 29 तक कर चुके हैं। आज हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज हम लोग बौद्ध, जैन एवं अन्य धर्म से जितना क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया उसको कवर करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तक कर चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। वर्ष की आयु में वो महावीर ने घर छोड़ दिए और वन में रहने चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़कर वन में रहने चले गए थे। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने घर छोड़ दिया था। और महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली के निकट हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशिला था। ये इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय परिवार से थे। पावापुरी में 468 ईसा पूर्व इनको मोक्ष प्राप्त हुआ। इनका अन्य नाम था बिंबिसार। कुनिक, चेटक आदि राजा इनके अनुयायी थे। अपरिग्रह, अहिंसा, अनेकांतवाद इनकी प्रमुख शिक्षाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है गौतम बुद्ध शाक्य ज्ञान के नाम से जानने वाले एक छोटे ज्ञान से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे। दूसरा कथन है गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक कथन 1 और 2 दोनों सही दिया हुआ है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, कपिलवस्तु वर्तमान लुमदेई, नेपाल में हुआ था और वे शाक्य वंश के थे। इन्हें बोधगया में वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में दिए थे। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है जो गंडक नदी के तट पर स्थित है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में दिया था। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर में रामभर स्तूप का निर्माण बुद्ध की राख के एक हिस्से के साथ जहाँ उनका दाह संस्कार हुआ था उसी स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध ने फिल इन द ब्लैंक्स में ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका पिता का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म प्रचार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में किए थे। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य के लुम्बिनी में हुआ था और 35 वर्ष की आयु में बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात सर्वप्रथम उपदेश जो है वो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और इनका मृत्यु जो है वो मल गणराज्य के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाकाली गुफाएं फिल इन द ब्लैंक्स में एक स्थित 19 शैलकृत स्मारकों का एक समूह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में स्थित है। महाकाली गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित 19 शैलकृत स्मारकों का एक समूह है। स्मारक में रॉक कट गुफाओं के 2 समूह हैं। उत्तर पश्चिम में 4 गुफाएं और दक्षिण पूर्व में 15 गुफाएं हैं। इनमें अधिकांश गुफा बौद्ध भिक्षुओं के विहार के लिए तथा कुछ चैत्य के रूप में बनाई गई है।
गुफाओं को बेसाल्ट की काली चट्टानों पर उकेरा गया है। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोपुर जो है वो बौद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा नहीं है। बौद्ध स्तूपों की संरचना के अंतर्गत छत्र एंड व हर्मिका आते हैं, जबकि गोपुर या गोपुरम एक स्मारक प्रवेश द्वार होता है जो सामान्यतः हिंदू मंदिर वास्तुशैली में प्रयोग किया जाता है। यह गोपुरम द्रविड़ वास्तुकला दक्षिण भारत में अलंकृत होता है। स्तूप बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध व उससे संबंधित प्रमुख व्यक्तियों की अस्थियों के ऊपर बनी एक गोल अंडाकार संरचना है जिसे बौद्ध अनुयायी अपना एक पवित्र स्थल मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केसरिया। बुद्ध जब महापरिनिर्वाण ग्रहण करने कुशीनगर जा रहे थे तो वह एक दिन के लिए केसरिया में ठहरे थे। जिस स्थान पर वह ठहरे थे उसी जगह पर कुछ समय बाद सम्राट अशोक ने स्मारक के रूप में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। वर्तमान में यह स्तूप 400 फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 104 फीट है। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार मूल स्तूप 70 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के फिल इन द ब्लैंक्स की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला उपदेश। वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष को आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है। यह बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन अथवा प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। यह मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पातालेश्वर की गुफाएं। बौद्ध धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीपों में विकसित हुई। भारत के प्राचीन स्थापत्य स्थलों में सबसे अधिक विशेषता मंदिर, चैत्य, विहार, स्तूप और अन्य अत्याधुनिक संरचनाएं हैं। मौर्य काल की प्रमुख वास्तुकला बौद्ध विचारों पर आधारित है। उदाहरण के लिए सांची में स्तूप और बोध गया के स्तंभ, भैरहूत स्तूप, अजंता की गुफाएं आदि। ज्ञातव्य है कि पातालेश्वर गुफाएं राष्ट्रकूट काल 8वीं शताब्दी की हिंदू रॉक कट की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, बिहार में स्थित है। बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ियों में स्थित गुफाएं मौर्यकालीन रॉक कट निर्माण के भारत के सबसे पुराने उदाहरण हैं। इन गुफाओं में लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफाएं, विश्वकर्मा गुफाएं और कर्ण चौपन्न गुफाएं शामिल है। इन गुफाओं का विकास 3री शताब्दी ईसा पूर्व 322 से 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक में देखा जाता है। सम्राट अशोक ने इन गुफाओं को आजीवक तपस्वियों के लिए बनवाया था, इसीलिए इसे आजीवक संप्रदाय के जन्म स्थल के रूप में तथा बौद्ध गुफाएं के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तथा अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, जिसे आधुनिक बसाठ कहते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को अंग देश के जरिमेहा ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगिरी में विपुचालन पहाड़ी पर बराबर नदी के तट पर दिए थे। महावीर की मृत्यु मोक्ष की प्राप्ति राजगीर के निकट पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो
अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? राजगीर में। किसके अध्यक्ष में हुआ था? तो महाकाश्यप के अध्यक्ष में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के काल में। उसी प्रकार द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और किसके अध्यक्ष में हुआ था? तो सापकमीर के अध्यक्ष में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीर्थ थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के काल में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में हुआ था। वसुमित्र अश्वघोष के अध्यक्ष में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये चारों बौद्ध संगीति याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने 269 से 232 ईसा पूर्व मौर्य वंश का तीसरा शासक था। अपने अभियान और कलिंग की विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अशोक धर्म की नीति में विश्वास रखता था। उसकी लुम्बिनी की यात्रा और लुम्बिनी को कर से छूट देने का वर्णन रूमी नदेई स्तंभ शिलालेख में किया गया था। नेक्स्ट है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाली भाषा में लिखा गया था। वैदिक युग के पश्चात पाली और प्राकृतिक भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं थी। व्यापक रूप से देखने पर प्राकृतिक ऐसी किसी भी भाषा को इंगित करती थी जो मानक भाषा संस्कृत से किसी भी रूप में निकली हो। पाली एक अप्रचलित प्राकृतिक है। बौद्ध धर्म का वैधानिक साहित्य पाली भाषा में है, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। तीनों पिटकों में से विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम पिटक है। नेक्स्ट है 16 महाजनपद टॉपिक। इसमें पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ से 16 महाजनपद से टॉपिक से क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पौरव के पोरस को हराया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड स्पेस का युद्ध में। हाइड स्पेस का युद्ध जो है वर्ष 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया था। यह झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। सिकंदर ने पोरस को लड़ाई में हरा दिया था, लेकिन उसे उसका साम्राज्य बहाल कर दिया था। सिकंदर 19 महीने तक भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी दिया गया है। गांधार महाजनपद की राजधानी जो है वो तक्षशिला थी, जो वर्तमान पेशावर यानी पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित था। मगध सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाजनपद था, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के फिल इन द ब्लैंक्स की दर से कर वसूलते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 भाग की दर से कर वसूलते थे। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के 1/6 भाग यानी 12.5% की दर से कर वसूलते थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद मौजूद थे, जबकि पाणिनि की अष्टाध्यायी से 22 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपद में 2 गणराज्य महाजनपद होने का प्रमाण मिलता है। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक का नाम साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? पहला में है महापद्मनंद जो है वो मगध साम्राज्य संबंधित है। दूसरा अजातशत्रु का मौर्य साम्राज्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक सही दिया हुआ है। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था
आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्राज यानी वर्तमान राजगीर बाद में पाटलिपुत्र थी। इसके पूर्ववर्ती वैदिक सभ्यता तथा परवर्ती नंद वंश था। मुख्य सम्राट कौन थे? बिंबिसार हो गया 544 से 492 ईसा पूर्व, अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व, उदयी भद्र 460 से 444 ईसा पूर्व, नागद जो है वो 437 413 ईसा पूर्व, शिशुनाग 413 से 395 ईसा पूर्व और कालाशोक 394 से 366 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के फिल इन द ब्लैंक से भागा नामक कर एकत्र करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसानों से प्राप्त करते थे। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किसानों से भागा नामक कर एकत्र करते थे। उस समय कृषि मुख्य व्यवसाय था। आमतौर पर जो उत्पादन किया जाता था उसका 1/6 हिस्सा जो है वो कर के रूप में वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद फिल इन द ब्लैंक से होकर बहती थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मगध से होकर बहती थी। गंगा तथा सोन जैसी प्रमुख नदियां प्राचीन भारत के मगध महाजनपद से होकर बहती थी। मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना थी, जिसके नज़दीक ही सोन नदी गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी का उद्गम जो है वो उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद से होता है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य से गुजरते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के साथ संगम बनाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से मौर्य एवं मौर्योत्तर काल का प्रश्न दिया हुआ है। इसमें 51 में क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के द्वारा। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में ऐसे प्रथम और अंतिम विस्तृत साम्राज्य के रूप में ज्ञात है जिसकी सीमाएं पश्चिमोत्तर में हिंदुकुश पर्वत से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में आक्रांत से लेकर पूर्व में बंगाल तक विस्तृत थी। यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्रकोटस मानते थे, जिसका संस्कृत नाम अमित्रघात होता है। यूनानी चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शाक शासक था? तो ऑप्शन नंबर ए, रुद्रदमन। रुद्रदमन जो है वो 130 से 150 ईस्वी एक शासक था। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सभी जातियों के लोगों ने रुद्रदमन को अपना रक्षक चुना था। रुद्रदमन ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। सुदर्शन झील की मरम्मत इसके शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क फिल इन द ब्लैंक्स राजवंश का शासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाण राजवंश का शासक था। कनिष्क जो है वो कुषाण राजवंश का शासक था। कुषाण राजवंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कनिष्क ने द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 321 ईसा पूर्व अपने गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, की सहायता से मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, जहां नंद वंश के राजा घनानंद का शासन था। इसके साथ ही मगध में नंद वंश का पतन हुआ और विशाल मौर्य साम्राज्य का उद्भव हुआ, जो कि 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक रहा। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, जिसे वर्तमान में पटना बिहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सातवाहन के।
गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध सातवाहन वंश से था और पुराणों के अनुसार सातवाहन वंश के कुल 3 राजाओं के नाम मिलते हैं। सातवाहन राज्य का संस्थापक सिमुक था। इस वंश का सबसे महान शासक जो है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित पैठण में थी। व्यापार व्यवसाय में प्रयोग किए जाने वाले चांदी व तांबे के सिक्कों को कसारपन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। दूसरा कथन है चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 एवं 2 दोनों सही है। अशोक के शिलालेख कई लिपि में मिलते हैं जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक आदि। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। इसमें मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था के संबंध में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। मौर्य शासकों में से अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग उड़ीसा का एक राज्य था। खखेल कलिंग का एक महत्वपूर्ण शासक था। इस युद्ध के बाद अशोक का मन द्रवित हुआ और वह युद्ध नीति के स्थान पर धर्म नीति संचालित किया। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक ने शिलालेखों लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार नहीं था। मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने 137 वर्षों तक भारत पर शासन किया। इसकी स्थापना का श्रेय जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। चंद्रगुप्त बिंदुसार तथा अशोक इस राजवंश से संबंधित थे जबकि बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को फिल द ब्लैंक्स के दरबार में भेजा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में 322 ईसा पूर्व मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने व्यापक विजय करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग राजवंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र थे। शुंग राजवंश की स्थापना जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी अयोध्या लेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक ने। सम्राट अशोक इतिहास का पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। इसकी प्रेरणा इन्हें ईरानी शासक के माध्यम से मिली थी। अशोक के समस्त अभिलेख जो है ब्राह्मी, अरमेइक, ग्रीक, खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। इनके लगभग 40 अभिलेखों को प्राप्त हुए हैं। अशोक के 13वें अभिलेख को सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे फिल इन द ब्लैंक्स शासक द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स के दरबार में भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत पर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा था। संधि के अनुसार मेगास्थनीज राजदूत जो है वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई वर्ष तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। जो कुछ भारत में देखा उसने उसका विस्तृत वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय फिल इन द ब्लैंक्स का प्राचीन नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा। कलिंग युद्ध प्राचीन भारत में सम्राट अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और पूर्वी तट पर स्थित एक स्वायत्त सामंती राज्य कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश में 262 ईसा पूर्व में था। इस युद्ध में हुए नरसंहार देखकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था तथा लोगों के सामाजिक नैतिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया। जिन सिद्धांतों के पालन ने यह नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेखों में उन्हें धर्म कहा गया, जिसका वर्णन अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश की राजधानी इनमें से कहाँ स्थित थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रतिष्ठान में। प्राचीन भारतीय इतिहास में सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक था। इस वंश का संस्थापक सिमुक था। इसकी राजधानी जो है वो महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान पैठण में थी। सातवाहन शासक या शालिवाहन हाल एक बड़ा कवि था। इसने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की है। इस वंश की राजकीय भाषा प्रकृति तथा लिपि ब्राह्मी थी। इस काल में व्यापार में चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था, जिसे कांसारपन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। वह एक अयोग्य शासक था। उसने राजकाज एवं सैनिकों के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं लिया, वरन अपना सारा समय वह भोग विलास में व्यतीत करता था। इसका लाभ उठाकर बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने राजा की हत्या कर सत्ता प्राप्त कर ली तथा शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार। बिंबिसार मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। मगध साम्राज्य समय के साथ 3 राजवंशों के शासन को समाहित करता है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसमें पहला और महत्वपूर्ण राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की। बौद्ध इतिहास के अनुसार बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। बाकी सभी शासक मौर्य राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमीपुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में फिल इन द ब्लैंक साम्राज्य के महानायक शासक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सातवाहन का। सातवाहन वंश जो है वो प्राचीन भारत का एक महान राजवंश है। सातवाहन वंश की स्थापना 30 ईसा पूर्व में राजा सिमुक ने की थी। सातवाहन राजवंश में सिमुक सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, विशिष्ट पुत्र पुलुमावी याज्ञश्री सातकर्णी प्रमुख राजा थे। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी रही। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में थी। सातवाहन साम्राज्य की राजकीय भाषा प्राकृतिक व लिपि ब्राह्मी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्य को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? तो ऑप्शन नंबर सी संघमित्रा थी। संघमित्रा राजा जो है वो अशोक की पुत्री थी, जिसे एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र के साथ संघमित्रा को भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि है जिससे कई एशियाई लिपियों का विकास हुआ है।
प्राचीन लिपि के उत्कृष्ट उदाहरण सम्राट अशोक द्वारा ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में बनवाए गए शिलालेख के रूप में अनेक स्थानों पर मिलते हैं। अशोक प्रथम शासक थे जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से संगम युग, चोल, चेर एवं पांड्य टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।